this isomorphous phase diagram and partial eutectic phase diagram, ठीक है, उसमें हमने eutectic phase diagram को भी समझा था, ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंट उसमें माइक्रो स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स की भी हमने बात की थी, ठीक है। तो आज केवल मैं जो भी आयरन कार्बाइड डायग्राम है उस आयरन कार्बाइड डायग्राम की मैं बात करूं तो उसके सारे जो बेसिक्स हैं वो पूरा का पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट फेजेस, ठीक है। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कितने कहाँ कहाँ किस तरह का आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है, और उसके बाद फिर माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बाद फिर हम इसका इंपॉर्टेंस और उसमें जो भी है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयरन कार्बाइड डायग्राम स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कूलिंग कर्व ऑफ, समझते हैं कि भैया कूलिंग कर्व मेरा जो प्योर आयरन का है वो कूलिंग कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है, ठीक है। तो आई थिंक मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस कि भाई जो भी मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कितना होता है बेटा, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, और एक और टेम्परेचर जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो ये होता है 768 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दो टेम्परेचर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि मैं पूरे कूलिंग कर्व में भी और आयरन कार्बाइड डायग्राम में भी इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, ये दो टेम्परेचर आप नोट डाउन कर लें। फिर हम बात करते हैं कि भाई कूलिंग कर्व की बात कर रहे हैं तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि हाउ इट कम्स, मतलब ये कैसे आया है और इसका जो भी पॉइंट या फेजेस हमको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं वो किस तरह से, ठीक है। चलिए तो कैसे होंगे ये समझते हैं पहले। तो पहले आप ये डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लें, फिर हम ये डायग्राम में जो सारे फेजेस हैं इन फेजेस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में तो लेट्स से कि y एक्सिस पर हम हमेशा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इधर ऑब्वियस आपका टेम्परेचर आ जाएगा, और x एक्सिस पर आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं चाहूँ तो इधर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर से भी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा अल्टीमेटली, यदि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ या नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया कि मेरा 1539 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके ऊपर ऑब्वियस है कि क्या होगा, जो भी मेरा फेज होगा वो कैसा होगा, लिक्विड फेज होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला पॉइंट मिला, दैट इज 1539 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और फिर जब मैं उसको और सॉलिडिफाई, मतलब उसको का टेम्परेचर डाउन करता हूँ, मतलब उसको कूल करने की कोशिश करता हूँ, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा लाइन डैश से बनाया मैंने, ठीक है, इधर लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये केवल इसको सिग्निफाई करना है। तो दिस लाइन इज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। फिर आगे हम यदि बात करें तो अगेन मैं उसको और कूल करता हूँ, तो देन आई गॉट द नेक्स्ट फेज, फिर अगेन उसको मैं कूल करता हूँ, फिर देन अगेन आई गॉट नेक्स्ट फेज, देन अगेन मैं इसको कूल करता हूँ, देन अगेन आई गॉट नेक्स्ट फेज, ठीक है। अच्छा, कौन से टेम्परेचर क्या क्या है उसके पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 1400 अराउंड, ठीक है, ये टेम्परेचर मिलता है, और इस 1400 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये जो फेज है, ये वाला फेज, ये बीच वाला फेज, इसमें जो आयरन मिलता है दैट इज डेल्टा आयरन। अच्छा, ये क्या, कौन से आयरन को क्या बोलते हैं मैं इस पर भी बात करूंगा, पहले आप अभी ये समझ लो कि ये इसको डेल्टा ऊपर होगा लेके, अब क्यों बोलते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जब आयरन कार्बन डायग्राम की बात करेंगे। तो बीसीसी फेज है, और यदि बीसीसी फेज है तो ऑब्वियस है आपको पता होगा कि एन एवरेज कितना होगा, मतलब एन एवरेज का मतलब क्या कि उसमें नंबर ऑफ एटम जो है या एवरेज नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्लियर है। आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर यदि बात करें तो 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सारे के सारे मुझे जो मिलेगा वो कैसे होंगे, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखो यहाँ पर तो केवल स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो सॉलिड में, ठीक है। तो ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है ये वाली। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइन इज
क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ठीक है, तो ये मेरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है। ठीक है, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफर लाइन भी बोल सकते हो। इसके बाद ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज अराउंड 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस फेज में आपको जो मिलता है दैट आयरन इज कॉल्ड गामा आयरन। और गामा आयरन है तो ऑब्वियस है इसका फेज जो है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो आपको एफसीसी स्ट्रक्चर मिलता है। और एवरेज नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कैसा होगा, ये नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो सभी जगह ऑब्वियस है कि 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो आपको नॉन मैग्नेटिक ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 768 डिग्री सेल्सियस मतलब 768 और 910 के बीच में भी आपको जो आयरन मिलता है दैट आयरन इज कॉल्ड अल्फा आयरन। ठीक है, उस आयरन को मैं अल्फा आयरन बोलता हूँ। और ये भी मेरा बीसीसी स्ट्रक्चर ही होता है, और बीसीसी स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस है एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। और 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो मेरा जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है या जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा वो उसका बिहेवियर कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, और इससे नीचे यदि हम बात करें, मतलब इससे नीचे कहाँ तक, रूम टेम्परेचर तक बात करें, तो हमको जो आयरन मिलता है दैट आयरन इज अल्फा आयरन। और उसका स्ट्रक्चर तो बीसीसी ही होता है, एन एवरेज भी यहाँ पर 2 ही होगा, लेकिन बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर है, तो ये कुछ इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपको यहाँ पर अल्फा मिल रहा है, उसके बाद गामा मिल रहा है, और फिर डेल्टा मिल रहा है। तो हम जैसे ग्रीक वर्ड्स में मैंने बताया था कि भाई इसको आप जो भी होते हैं, कौन क्या होते हैं, कंपाउंड होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम अल्फा बीटा गामा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बीटा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आयरन्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि बीटा जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है। मतलब बीटा एक्चुअल में यहाँ पर कहीं पर भी हमको ऐसा फेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो अनस्टेबल फेज होने की वजह से इस आयरन कार्बन डायग्राम में आपको कहीं पर भी बीटा फेज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज और नोट करने की है कि जो भी मेरा फर्स्ट आयरन मिला दैट इज अल्फा आयरन, तो 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो कैसा बिहेव करेगा, बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2, और मैग्नेटिक होगा। इसके ऊपर 768 से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितना अल्फा आयरन ही मिलेगा। मतलब उसका माइक्रो स्ट्रक्चर अल्टीमेट मतलब बता रहा हूँ मैं कि जिस तरह का आपको आयरन मिलेगा उसकी बात करेंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर होगा और इसका एवरेज नंबर ऑफ एटम 2 होंगे और नॉन मैग्नेटिक होगा। उसके ऊपर गामा की बात करें तो केवल एक गामा आयरन ही ऐसा फेज है जहां पर स्ट्रक्चर आपको क्या मिल रहा है, एफसीसी मिल रहा है। बाकी सब जगह क्या मिल रहा है आपको, बीसीसी ही मिल रहा है। क्लियर है, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। गामा आयरन के केस में आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, एफसीसी। अदरवाइज पूरे आयरन कार्बन डायग्राम में आपको सब जगह या तो बीसीसी मिलेगा या लिक्विड फॉर्म मिलेगा। क्लियर है, चलिए, तो ये मेरा हो गया। और एक चीज यहाँ पर और नोट करने की है कि जो सारे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हैं, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब इस टेम्परेचर पर आपको ये क्या मिलेगा। अच्छा, इसमें ये भी यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एफसीसी से कैसे हो रहा है, एफसीसी से किस में चेंज हो रहा है, बीसीसी में। तो ये वाली लाइन भी क्या होगी आपकी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन ही होगी। जो ऊपर है वही की वही लाइन यहाँ ये वाली भी होगी, क्योंकि एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर से वो मैग्नेटिक बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे दैट लाइन सिग्निफाइज दिस मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरा पूरा क्लियर मतलब कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन इज कंप्लीटेड। और यहाँ पर एक चीज नोट करने की है कि ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इट इज द इक्विलिब्रियम डायग्राम। इक्विलिब्रियम डायग्राम का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं। इक्विलिब्रियम डायग्राम का मतलब क्या होता है, स्लो कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी आपको आयरन कार्बन डायग्राम का सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करें तो आपको क्या मिल रहा है,
अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलते हैं, एज वेल एज आप उसका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर रेंज में आपको यदि कोई आयरन या कंपोजिशन की बात करें अपन कि इस पर्टिकुलर रेंज में उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, लेकिन ये मेरा केवल कूलिंग कर हुआ। अच्छा, आइसो आयरन कार्बन डायग्राम की हेल्प से, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं यदि, तो हम समझे कि भाई कूलिंग कर्व, ये जो आयरन कार्बाइड डायग्राम है, व्हाट इट सिग्निफाइज। तो आयरन कार्बन डायग्राम से ही आप जो भी आपका स्टील है और उस कास्ट आयरन है, उस कास्ट आयरन को आइडेंटिफाई करते हैं, या मतलब उसके स्ट्रक्चर को बताते हैं कि भाई यहाँ से इस रेंज में हमको क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा, और इस रेंज में हमको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, मतलब सॉरी स्टील मिलेगा या कास्ट आयरन मिलेगा। तो मैं यदि यहाँ पर बात करूं तो आयरन कार्बाइड डायग्राम में यदि मैं लेस देन 2% बात करता हूँ किसकी, कार्बन की, और मोर देन 2%, 2 ना बोलते 2.1 भी बोल सकते हो, पर 2% ऑफ कार्बन की मैं बात करता हूँ, तो हियर यदि लेस देन 2% ऑफ कार्बन है, मतलब वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, स्टील मिलेगा, और ग्रेटर देन 2% ऑफ कार्बन है तो आपको हमेशा कास्ट आयरन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मैं यदि 2% ऑफ स्टील को यदि अगेन कैटेगराइज करूं कि भाई कितने टाइप के स्टील होते हैं, तो जनरली, ठीक है, मैं केवल यहाँ पर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक है, इसी तरह से हम कास्ट आयरन को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन। और भी कई टाइप्स के होते हैं, पर मेनली आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन, क्लियर है। अच्छा, कार्बन स्टील की यदि हम बात करें तो इट इज द लेस देन ऑफ 0.25% ऑफ कार्बन, मतलब इतने परसेंटेज से यदि कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो कार्बन स्टील। और यदि 0.25 से लेके 0.6% ऑफ कार्बन है तो उसको हम मीडियम कार्बन स्टील बोल सकते हैं, और 0.6 से 1.4% ऑफ कार्बन है तो उस स्टील को हम क्या बोल सकते हैं, हाई कार्बन स्टील, क्लियर है। इसी तरह से आप ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन को क्लासिफाई कार्बन के बेसिस पर नहीं करते हम, ठीक है, उसमें कुछ अलग उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको फेज डायग्राम से, केवल इस आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सिग्निफाई कर सकते हैं कि आपको जो स्टील या कास्ट आयरन मिलने वाला है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी या क्या मिलेगा आपको अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए, तो नाउ वी कम्स टू हाउ टू ड्रॉ द माय आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। ठीक है, चलिए, तो मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते चले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे ड्रॉ होता है ये। ठीक है, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलिएगा प्लीज। तो एज यूजुअल जैसे हमने अभी इससे पहले जो डायग्राम बनाए थे उसी तरह का मैं डायग्राम अभी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, दैट इज टेम्परेचर, एज यूजुअल कि आपका वाई एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर। मैं यहाँ पर टेम्परेचर ले रहा हूँ, दैट टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ बुक्स में हो सकता है कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हो, ठीक है, तो आप फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री सेल्सियस इसलिए क्या था ताकि आप उसको इजीली रिमेम्बर कर सके, याद कर सके, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ये हो गया, और वाई एक्सिस पर होगा आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आप लिख लें इसको, परसेंटेज ऑफ कार्बन एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपका टेम्परेचर, इधर भी टेम्परेचर ही है इधर भी टेम्परेचर ही है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें जो टेम्परेचर नोट करने वाले हैं, इधर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दी हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। ठीक है, तो मैं लोअर से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो टेम्परेचर आपको इस आयरन कार्बन डायग्राम में याद रखना है, दैट इज 727 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद
अगला टेम्परेचर जो याद रखेंगे दैट इज 768 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद अगला जो टेम्परेचर याद रखेंगे दैट इज अराउंड 910 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला टेम्परेचर होगा आपका दैट इज 1147 डिग्री सेल्सियस, 1147 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला टेम्परेचर आप नोट करें दैट इज 1400 एंड अगला जो टेम्परेचर होगा दैट इज 1492। थोड़ा सा मैं इलॉबरेट करके बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा दूर बना लेता हूँ। 1492 और अगला होगा 1539 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आप नोट कर लें। तो क्या लिखा मैंने 727, 768, फिर 910, 1147, 1400, 1492 एंड 1539 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेरे साथ एक बार बना लें, फिर आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो इजीली बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करूँ तो इट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ऑब्वियस है, और इट्स एंड फ्रॉम द 6.67 परसेंटेज ऑफ कार्बन। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर 6.67 ही क्यों? ठीक है, तो 6.67 परसेंटेज ऑफ कार्बन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक दूसरे से सॉलेबल नहीं होता, मतलब आयरन और कार्बाइड जो है एक दूसरे से मिलता नहीं है, फिर वो उसके फ्लैक्स बनने लगते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो फ्लैक्स का मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग अपनी लेयर्स बनाने लगते हैं। ठीक है, मतलब उस केस में भी हम लिक्विड प्लस सॉलिड फेज की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ फेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस ये उसका मैक्सिमम सॉलिबिलिटी लिमिट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मैक्सिमम सॉलिबिलिटी लिमिट 6.67 परसेंटेज ऑफ कार्बन है। क्लियर है? चलिए, अब मेरे साथ साथ आप जो पॉइंट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप फटाफट लिखते चलें कि भाई कहाँ पर क्या मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप मार्क करें, देखो 6.67 परसेंटेज है, तो 1492 पे मैं 3 पॉइंट मार्क करूंगा। एक है मेरा 0.1, दूसरा है 0.18 और तीसरा है 0.55। ठीक है, तो पहला पॉइंट कौन सा? 0.1। अगला पॉइंट कौन सा? 0.18। अगला पॉइंट कौन सा? 0.55। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। अभी केवल मैं इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, कैसे बनता है इट्स डिफरेंट मैटर। ठीक है, मतलब वो कैसे बनता है उसको भी मैं, कूलिंग कर्व जो हमने पढ़ा उस कूलिंग कर्व को ड्रॉ करके ही बनता है। तो ये जब इधर आएगा, मतलब इस तरह का कर्व जब भी बनाए तो आप ऐसा बनाएंगे, मतलब इस तरह का ऐसा बनाएंगे। क्लियर है? और जब आप इस तरह का कर्व बनाएंगे, मतलब इधर ऊपर से इस तरफ मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो कर्व आपके हमेशा इस तरह से ही बने, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट 1400 वाली लाइन से, 1400 वाले पॉइंट से इधर ज्वाइन करें, और अच्छा मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ। 1400 वाली लाइन से इधर बनाए और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मतलब 1540 से चालू किया तो पहले कहाँ मिला? 0.1 पे, फिर दूसरा कहाँ मिला? 0.55 पे। इधर की बात करें तो 1400 से पहले कहाँ मिला? 0.1 पे, दूसरा कहाँ मिला? 0.18 पे। अब कौन सा फेज कहाँ मिल रहा है उसकी मैं बात अभी बाद में करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप 1147 डिग्री सेल्सियस पर, तो 1147 डिग्री सेल्सियस ये रहा मेरा, इस पर आप एक लाइन अगेन ड्रॉ कर दें एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 2 परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं आपका 2 परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगा। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो स्केल है वो स्केल आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन स्केल कुछ इस तरह से लें ताकि आपका डायग्राम सही दिखे, सही बने। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट है दैट इज 2.1 परसेंटेज ऑफ कार्बन, और ये पॉइंट जो है मेरा इज 4.3 परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये आप चाहो तो लिख लो, जैसे यहाँ लिखा ये आपका 2 परसेंटेज ऑफ कार्बन है। ठीक है, और ये आपका 4.3 परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है,
अगेन जब मैंने क्या बोला कि जब इधर की तरफ ज्वाइन करना हो, तो इधर की तरफ ज्वाइन करना हो तो मतलब आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इस तरह का कर्व बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब इधर ज्वाइन करना हो तो कुछ इस तरह का कर्व बनाएंगे, क्लियर है। उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने डैश लाइन बनाई है, तो यहाँ पर जो आपको जो भी कंपाउंड मिले या सॉलिड सॉल्यूशन मिले वो क्या होगा, अनस्टेबल होता है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग बाय दिस डैश लाइन, ठीक है। मतलब डैश लाइन का मतलब यहाँ पर जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, 4.3 से ऊपर, तो ये आपको अनस्टेबल मिलता है, इसलिए आप इसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले ही जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इट इज ड्रॉन बाय 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन है दैट इज 0.025, तो 0.025 है, इसलिए ऑब्वियस है 0.1 वाली ये लाइन थी, तो इससे थोड़ी सी आगे आना चाहिए, ठीक है। तो 0.025 यहाँ से अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन आएगा, 0.5 था तो 0.8, इससे थोड़ा सा आगे कहीं आएगा, तो ये मेरा 0.8 वाला लाइन है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी शो कर सकते हो या नीचे भी जा सकते हो, तो नीचे गए तो 0.8% यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको शो कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2.1% ऑफ कार्बन, और ये हो जाएगा आपका 4.3% ऑफ कार्बन। इसके बाद क्या करना है, बड़ा सिंपल है। अब 910 डिग्री सेल्सियस को ध्यान में रखना, 910, तो ये 2 वाली लाइन को उठाकर सीधा 0.8 पर, और 910 वाली लाइन को भी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों जाके 0.8% पर लाइन पे मिल गया। इसके बाद 910 से, ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन आता है दैट फ्रैक्शन इज 0.008% ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कौन से रीजन को क्या बोलते हैं उस पर आता हूँ मैं। तो आई थिंक मेरा यहाँ पर ये डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, एक लाइन और छूट गया, तो ये लाइन का वैसे कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है नहीं, 768 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन का, बस केवल ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर को सेपरेट करने के लिए। तो इससे नीचे मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, इससे ऊपर नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ठीक है। आगे बात करें तो ये मेरा हो गया लिक्विड, ये हो गया मेरा, इस वाले फेज की मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो ये वाला फेज जो है, इस वाले फेज में देखो लिक्विड है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन सा फेज मिल रहा था, कूलिंग कर्व में, कूलिंग कर्व मिल रहा था आपको डेल्टा आयरन, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा आयरन, ठीक है। डेल्टा आयरन के बाद ये मेरा जो फेज है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, तो डेल्टा आयरन के साथ साथ लिक्विड भी होगा, तो ये मेरा फेज कहलाएगा, इसको अलग कलर से, दैट इज लिक्विड प्लस डेल्टा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पूरा डेल्टा आयरन हो जाएगा, ये वाला फेज इधर वाला। उसके बाद ये जो फेज है, ये फेज, इस फेज को मैं बोलता हूँ गामा, ठीक है, और इस फेज को मैं बोलता हूँ अल्फा, ठीक है। देखो लिक्विड, डेल्टा, गामा और अल्फा, ये मार्क कर लो, और उन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन मिला है, मतलब यहाँ पर लिक्विड और डेल्टा के बीच वाला ये फेज क्या आएगा, लिक्विड प्लस डेल्टा। ये गामा और डेल्टा के बीच का फेज है, तो ये वाला फेज क्या हो जाएगा, इस वाले फेज को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो फेज है, ये लिक्विड और गामा के बीच में है, तो ये वाला फेज क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड प्लस गामा, ठीक है। और इधर जो नीचे की तरफ आपको फेज मिलता है दैट इज गामा प्लस Fe3C, ठीक है। तो गामा प्लस Fe3C मिलता है, तो ये वाला फेज क्या होगा, लिक्विड प्लस Fe3C मतलब सीमेंटाइट, गामा मतलब ऑस्टेनाइट, और बाकी तो एज यूजुअल है। और तो यहाँ पर देखो गामा और अल्फा के बीच में है, तो ये फेज क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और नीचे ये गामा प्लस Fe3C था, तो यहाँ से अल्फा और Fe3C, तो ये वाला फेज कहलाता है आपका अल्फा प्लस Fe3C, क्लियर है। फिर यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं, तो एक पॉइंट कहलाता है आपका यूटेक्टिक
ठीक है, ये वाला जो ऊपर की तरफ 4.3% पर है उसको मैं यूटेक्टिक बोल रहा हूँ, और ये जो 8% पर है इसको मैं बोल रहा हूँ यूटेक्टॉइड। यूटेक्टॉइड, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यदि हम और इसको समझे कि भाई, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई जो आपका 2.1% तक ये क्या होता है, आपका स्थिर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप दो रीजन में उसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो रीजन में क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, इधर आप उसको बोल सकते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड पॉइंट है, इसलिए हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। उसके बाद 0.8 से लेके 2.1 तक, ठीक है, या 2% तक का कार्बन तक, उसको बोल सकते हैं हाइपो है इधर, तो उधर हाइपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है उसको आप बोल सकते हैं हाइपर, 0.8 से लेके 2.1 तक हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कार्बन कास्ट आयरन, इसके बाद ये वाला जो रीजन है 2.1 से लेके इधर, वो पूरा क्या कहलाता है, कास्ट आयरन, ठीक है। तो उसको भी आप हाइपो कास्ट आयरन या हाइपर कास्ट आयरन बोल सकते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने मेरे साथ साथ ड्रॉ किया है तो पूरा डायग्राम भी आपको याद हो गया होगा, क्लियर है। अब मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फेजेस हैं उन इम्पोर्टेंट फेजेस की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेजेस है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेज दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है डेल्टा, सबसे पहले मिलता है डेल्टा फेराइट, फिर मिलता है गामा जिसको हम ऑस्टेनाइट बोलते हैं, फिर मिलता है हमको अल्फा, अल्फा फेराइट, और एक लास्ट फेज जो मिलता है दैट इज Fe3C, ठीक है। तो आई एम सेइंग सम इम्पोर्टेंट फेजेस या डेफिनेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट फेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस मिलती है, वो 3 रिएक्शंस के नाम भी, या 3 इनवेरिएंट रिएक्शन इनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं पहले, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उसको ही बात करने हैं। हम डेफिनेशंस आप लिखें, डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट फेज है। सबसे पहला फेज क्या मिला हमको, डेल्टा फेज या डेल्टा आयरन मिला, ठीक है। डेल्टा आयरन को फेज में, डेल्टा आयरन या डेल्टा फेराइट, ठीक है। तो डेल्टा फेराइट की मैं बात करूं तो ये इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी मैंने इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ किसका, कार्बन का, इन डेल्टा आयरन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, विच हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है, बिहेवियर कैसा है, नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो यह नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। इसी तरह से सेकेंड फेज की मैं बात करूं तो सेकेंड को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, गामा, मतलब इसको आप बोलते हैं ऑस्टेनाइट। तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन, एंड देखो डेफिनेशन वही की वही है, क्या चेंज किया वो बता रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑफ कार्बन इन गामा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर बीसीसी की जगह क्या हो गया, सॉरी एफसीसी हो जाएगा। और एन एवरेज कितने हो जाते हैं इस केस में, एन एवरेज आपके हो जाते हैं 4, और इसका जो नेचर है वो भी नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड डेफिनेशन, यदि थर्ड फेज देखें हम तो थर्ड फेज हमको क्या मिलता था, अल्फा फेराइट। तो अल्फा फेराइट की बात करें तो अल्फा फेराइट को आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज सेम, कि भाई इट इज इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन
ठीक है। तो डेफिनेशन वही की वही बोल रहा हूँ, इट इज द इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल क्यों, क्योंकि कार्बन जाकर आयरन के बीच में बैठता है इसलिए इसको इंडस्ट्रियल बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन, industrial solid solution of carbon in अल्फा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑब्वियस है बीसीसी स्ट्रक्चर होगा। तो बीसीसी स्ट्रक्चर है तो एन एवरेज कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। बिहेवियर यदि मैं बात करूं तो 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कैसे होगा, नॉन मैग्नेटिक, और 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होगा, 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो मैग्नेटिक होगा। ठीक है। द फोर्थ फेज इज Fe3C, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्रियल, ये क्या है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है। इट इज द इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑफ, किसका कंपाउंड है, फेरस एंड कार्बन। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं जो कि आपको किसी एग्जाम में हेल्प करेगी। तो मैं पहली बार समझा चुका हूँ कि जो भी Fe3C डायग्राम है वो इक्विलिब्रियम डायग्राम है। और इक्विलिब्रियम डायग्राम का मतलब क्या होता है, या तो स्लो कूलिंग या स्लो हीटिंग। ठीक है। मतलब इसका जो रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग है वो बहुत ही स्लो होता है। एवरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस डायग्राम इज इक्विलिब्रियम फेज में होता है। और इस पूरे डायग्राम में आपको कहीं पर भी मार्टेनसाइट फेज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब कुछ इनवेरिएंट रिएक्शंस आती हैं, तो वो इनवेरिएंट रिएक्शंस आपने यदि डायग्राम बना दिया हो तो डायग्राम को देखते जाइए और मैं बताते जाऊंगा कि कहाँ पर आपको मिलती है। तो सबसे जो पहले ऊपर अपन ने जो 3 पॉइंट मार्क करे थे, 0.1, 0.18 और 0.55 वाले। ठीक है। तो जो 0.18 वाला फेज था ये वाला, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल रहा था ना आपको, ये वाला फेज। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 0.18% वाला, तो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पेरिटेक्टिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन क्या कहलाता है, आपका पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो तीनों रिएक्शंस के पहले नाम आप लिखिए। तो पहला रिएक्शन है आपका पेरिटेक्टिक रिएक्शन, दूसरा है यूटेक्टिक रिएक्शन, और अगला है आपका यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है। तो पहले आप लिखें, सॉरी, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन का मतलब समझ लेते हैं। पेरिटेक्टिक रिएक्शन इट टेक्स प्लेस एट, कहाँ पर होता है, 1492 डिग्री सेल्सियस पर। अपन तीनों पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ किया था पहले, तो हम क्या बोलेंगे, इट टेक्स प्लेस एट 1492 डिग्री सेल्सियस एंड इसमें क्या होता है, डेल्टा प्लस लिक्विड। डेल्टा प्लस लिक्विड जो है इज कन्वर्टेड इन गामा एट 0.18% ऑफ कार्बन। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि डेल्टा प्लस लिक्विड, ठीक है, ये वाला डेल्टा प्लस लिक्विड ये कहाँ होता है, 1492 डिग्री सेल्सियस पर। और डेल्टा प्लस लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गामा में। तो डेल्टा प्लस लिक्विड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू गामा। ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, S1 मतलब एक सॉलिड नंबर 1 एंड लिक्विड is going to be transformed into another solid, that is S2. The second reaction is eutectic reaction. eutectic reaction की मैं बात करूं तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि it takes place at 1147 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एंड लिक्विड is eliminate state of liquid is converted into gamma plus Fe3C। मतलब ऑस्टेनाइट और Fe3C में कन्वर्ट होता है कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन पे,
एट 4.3% ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लिक्विड प्लस सॉरी लिक्विड से अपने को क्या मिलता है, लिक्विड से मिलता है अपने को गामा प्लस Fe3C कितने टेम्परेचर पर 1147 डिग्री सेल्सियस पर, मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.3 होता है। इसी तरह से थर्ड रिएक्शन आता है आपका यूटेक्टॉइड वाला, ठीक है। जो यूटेक्टॉइड पॉइंट लिखे थे ना, तो इन सारी रिएक्शंस, तीनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं इनवेरिएंट रिएक्शन। इनवेरिएंट रिएक्शन का मतलब हम समझ ही चुके थे कल कि जहां पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो, 0, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट हो गया। अब बात करें यूटेक्टॉइड रिएक्शन की। यूटेक्टॉइड रिएक्शन की बात करें तो ये भी उसी तरह से आप डिफाइन करेंगे, इट टेक्स प्लेस एट 727 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, और एट कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन था, 0.8% ऑफ कार्बन, विथ गामा ऑस्टेनाइड and is reversible and it's converted, तो यहाँ से 0.8, तो गामा जो था वो गामा किस में कन्वर्ट हो रहा था, गामा is going to be converted into अल्फा प्लस Fe3C, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। तो गामा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इसमें कन्वर्ट हो रहा है अल्फा प्लस Fe3C कितने टेम्परेचर पे, 727 डिग्री सेल्सियस से मैंने मैथमेटिकली लिखा है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8% ऑफ कार्बन, ठीक है। ये समझ आया आपको? तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कि लिक्विड जो है वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, S2 प्लस S3। इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि S2 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू S3, दो नए सॉलिड में मिलता है S3 प्लस S4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा प्लस Fe3C है, इस अल्फा प्लस Fe3C को हम बोलते हैं परलाइट। क्या बोलते हैं, परलाइट। अल्फा प्लस Fe3C को आप क्या बोलते हो, परलाइट, ठीक है। इसी तरह से गामा प्लस Fe3C को, गामा प्लस Fe3C को आप बोलते हो लेडे, LEDE, लेडेक्यूराइट, ठीक है, लेडेक्यूराइट। तो ये अल्फा प्लस Fe3C जब भी आए इसका मतलब क्या होता है, परलाइट, और गामा प्लस Fe3C आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेडेक्यूराइट। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और स्केप की है मैंने, तो उसको मैं कल और वापस से डायग्राम ड्रॉ करके फिर उसको आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों आपकी अटेंडेंस फटाफट मार्क कर दें चैट बॉक्स में, and you may leave this class and you can join the next class, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और यदि कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे बता दें कि क्या क्वेश्चन या क्वेरी है आपका, ठीक है। तो उसको हम यदि किसी को लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन है पूछना है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है।